हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? इसके पहले वाले क्लास में जस्ट हम लोगों ने शुरू किया था, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बताया था कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट। ओके, कि चार्ज जब रेस्ट में होती है और इससे रिलेटेड अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको कहेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हमने आपको काफी सारे बेसिक कंसेप्ट उसका बताया था, और फिर हमने बताया था कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ क्या होता है, और कूलम्स लॉ को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने आपको परमिटिविटी बताई थी, उसकी यूनिट क्या होती है, ये सब। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आगे हम लोग कूलम्स लॉ को कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, और आप आज इस लेक्चर को आप देखिएगा, कि आप इसको एंजॉय कीजिए। देखिए, आपको काफी अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, काफी इंटरेस्टिंग होता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इससे आपका क्वेश्चन अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसको कर दोगे, आपसे ये हो जाता है। ओके, तो लेट अस आज हम लोग शुरू करेंगे। तो कूलम्स लॉ जब हमने शुरू किया था तो इसमें हमने बताया था आपको सबसे पहले कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब एक चीज होती है, लिखिएगा कि वेक्टर सम ऑफ कूलम्स लॉ, कि हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। चूंकि कूलम्स लॉ हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म को देखेंगे, तो बेसिकली देखोगे क्या कि इससे रिलेटेड आता है, इसके कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास अगर एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और दूसरा चार्ज अगर मेरे पास यहाँ से Q2 हो गया, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर R हो गया, ओके, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसके बीच का डिस्टेंस अगर R हो जाता है तो मैं यहां से कहूंगा कि यहाँ पे जो मेरे पास केसेस होगा, कि अगर ये दो चार्जेस हो गए तो हम यहां से कह सकते हैं केस फर्स्ट अगर मैं लूंगा तो केस फर्स्ट में यहां से कहूंगा व्हेन Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब क्या हुआ? Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। यस, आप बताइए। ओके, हाँ नंदिता, आप बताइए। ठीक है, नहीं देखो, ऐसी कोई एक बात कहो कि जिससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों एक सौ, इस ऐसा कुछ कहो कि दोनों बात हमको समझ में आ जाए। हाँ बताइए रघुमनी। हाँ ठीक कहा आपने। इनके कहने का मतलब है कि इफ Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है बोथ दी चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, कि दोनों चार्ज जो है ये आपके पास ये सेम नेचर के हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो अब जैसे देखो, तो अगर आप यहां से लिखोगे कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो दिस कैन बी रिटन एज के Q1 इंटू Q2 R12 स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R21। कहने का मतलब ये होगा कि Q1 के ऊपर आ रहा है फ्रॉम Q2। ओके, यहां पे हम लोग कह सकते हैं Q2 टू Q1, कि इसमें जो है फोर्स जो लग रहा है फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 टू Q1 लग रहा है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूंगा कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो फोर्स फोर्स
on charge q due to 1, this can be written as k into q1 into q2 r 2 1 square in the direction of r12। यानी इसमें हम लोग कहेंगे कि इसके पास जो मेरे पास फोर्स आ रहा है इट इज फ्रॉम q1 टू q2। यहां से अगर ये गिवन होगा तो ये आपका हो गया। दूसरा केस अगर हम लोग लेकर के देखेंगे कि अगर मैं यहां से कह दूं सेकेंड केस, तो सेकेंड केस में ले लेता हूं कि इफ q1 इंटू q2 इज लेस देन 0, तो q1 इंटू q2 इज लेस देन 0 हो गया। कहने का मतलब ये होगा कि मेरे पास एक चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज अगर मेरे पास यहां से ये हो गया, अगर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, एक q1 हो गया और दूसरा अगर मेरे पास q2 हो गया, तो जैसे देखो अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोग कहेंगे कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो यहां पे अगर ये गिवन होगा तब तुम कह सकते हो, आप लिखोगे कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इट मस्ट बी इक्वल टू k इंटू q1 इंटू q2 r12 स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ r12। यानी q1 इसको अपने तरफ पुल कर रहा है, q2 इसको अपने तरफ पुल कर रहा है। दूसरी बात हम यहां से कह सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो दिस कैन बी रिटन एज k इंटू q1 इंटू q2 r21 स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ r21। यानी 2 इसको अपने तरफ खींच रहा है। तो जैसे हमने बताया था कि अगर कोई भी अगर दो फोर्सेस हैं तो इस दोनों के बीच में आप कह सकते हो कि q1 इन q2 इज लेस देन 0। कहने का मतलब क्या होगा? कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों चार्जेस जो हैं, बोथ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, कि अपोजिट नेचर के चार्ज जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसके बीच में रिपल्सन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इट मस्ट बी इक्वल टू k q1 इंटू q2 r2 स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ r21। तो देखो अब यहां तक जैसे हम लोगों ने देखा कि कूलम्स वगैरह हम लोग यहां तक इसको कर लेते हैं। नाउ हाउ कैन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन? आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इसमें थोड़ा सा कूलम्स लॉ में आप लोग थोड़ा सा नोट याद रखना। हम लोग यहाँ पे कुछ नोट्स लिख लो। सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि अगर आप यहाँ पे इसको याद रखना कि कूलम्स लॉ हम यहां से कह सकते हैं कि इट इज ए सेंट्रल फोर्स। हम लोग क्या कहेंगे? इट इज सेंट्रल फोर्स। कि कूलम्स लॉ जो होता है कि आपका सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब ये होगा कि ये चार्ज अगर Q1 हो गया, दूसरा अगर Q2 हो गया, Q1 और Q2 अगर दो चार्ज हो जाते हैं तो इस दोनों चार्ज की सेंटर ऑफ मास की जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी इसके एलोंग एक्ट करेगा। देयरफॉर हम लोग कहेंगे इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ओके, कि दोनों चार्ज की जो सेंटर की ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके एलोंग एक्ट करेगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लोग कि दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, कि ये मेरा जो है यहां पर ये सेंट्रल फोर्स है। दूसरी बात याद रखना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्ज। कूलम्स लॉ जो होता है हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट, ये जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्ज। कि कूलम्स लॉ जो है मेरा ये अदर चार्ज के लिए इंडिपेंडेंट होता है। जैसे देखो अगर इस Q1 Q2 के बीच में अगर फोर्स F लग रहा है, हमने कह दिया कि Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं और इसके बीच का फोर्स अगर F लग रहा है, अगर आप यहां पर कोई एक चार्ज Q3 को ला दोगे तो Q1 और Q2 के बीच में इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन Q1 एंड Q2
because it is independent of third charge. The questions may be asked if two charges Q1 and Q2 placed at this distance, और तीसरा अगर हम थर्ड चार्ज इसके बीच में ला देते हैं, तो अब बताइए कि इनमें फर्स्ट वाले के बीच में जो फोर्स होगा ये घटेगा बढ़ेगा, तो कहेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्ज। ओके, दूसरी बात हम लोग कहेंगे कि कूलम्स लॉ इज वैलिड when the distance between the charges is greater than 10 to the power minus 15 मीटर। कि कूलम्स लॉ अगर आपका वैलिड होगा, तो कूलम्स लॉ को वैलिड होने के लिए चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा, कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। कि 10 टू द पावर माइनस 15 से कम में जो है कूलम्स लॉ आपका वैलिड नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए हम लोग कहेंगे कि कोई भी अगर एक एटम होता है, तो उस एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का रेडियस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होता है। अगर ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है, जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होते होते इट मे बी पॉसिबल कि आपका न्यूक्लियस क्या कर जाए, ब्रस्ट कर जाए। आपका न्यूक्लियस क्या हो जाए, ब्रस्ट कर जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस ही ब्रस्ट कर जाएगा तो आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी कहेगा कि कूलम्स लॉ वैलिड ऐसा क्यों होता है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखो, तीसरी बात आप इसमें या चौथी बात याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ जो होता है इट इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। हम कहेंगे ये क्या होता है मेरा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है। ये एक्शन रिएक्शन मीन्स न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हम लोग यहां से कह सकते हैं कि R12 इट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ R21। R12 R21 के इक्वल होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इट मस्ट बी इक्वल टू R21 और ये हो जाएगा F21 के। ठीक है, यहां पे आ गया। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। कहने का मतलब ये होगा कि आप कह सकते हो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू इक्वल टू वन, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी आपके पास ये जो फोर्सेज जो होगा इट मस्ट बी एक्शन रिएक्शन पेयर। कि एक चार्ज दूसरे के ऊपर जितना फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज जो होगा उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो हम लोग कहेंगे इट इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। अब जैसे सपोज करो कि अगर मैं कह दूं कि मेरे पास कोई एक चार्ज है 2 × 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और दूसरा मेरे पास है 3 × 10 टू द पावर 6 कूलम। ये फोर्स F1 लगाता है, ये फोर्स F2 लगाता है। F1 और F2 दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ F1 और F2। F1 का F2 का रेशियो क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन होगा 2:3, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 3:2, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 1:1 एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नन। यस, एनीबॉडी बताइए क्या होगा? हाँ सार्थक, चलिए आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ठीक है, अच्छे बढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए अभिषेक, ठीक है। हाँ तो देखिए सब लोग आप ऑलमोस्ट आप सब जो है ना कि इस पे कंसंट्रेट हो रहे हैं और आप लोग एक्सप्लेन भी सही कर रहे हो कि सर अभी आपने बताया है
कि न्यूटन्स ये जो कूलम्स लॉ जो होता है दिस इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। तो कूलम्स लॉ अगर मेरा एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, इसका कहने का मतलब ये होगा कि एक चार्ज जिसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा दूसरा भी उतना ही फोर्स लगाएगा, देयरफॉर इट्स रेशियो मस्ट बी इक्वल टू 1:1। गुड, ठीक है, आप लोगों ने सही बताया, लगभग सबका आंसर सेम था। काफी मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप इसको एंजॉय कर रहे हो। देखो, जिस दिन से आप जिस चैप्टर को एंजॉय करने लगते हैं, इसका मतलब कि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, आप उसको समझ रहे हो। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, अब इस कूलम्स लॉ पे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे आपसे कह देगा कि बताओ कि मेरे पास अगर देयर आर 3 आइडेंटिकल स्फीयर है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखते हैं कि मेरे पास 3 आइडेंटिकल स्फीयर है। ए है, दूसरा मेरे पास यहां से बी है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, ए बी सी है, एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया। अब इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ओके, ए एंड बी हैविंग चार्ज क्यू और सी के ऊपर देयर इज नो चार्ज, सी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच में पहले फोर्स जो है एफ लग रहा है। कितना लग रहा है? हमने कह दिया कि पहले इसके बीच का फोर्स एफ लग रहा है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज। अब क्या कहता है कि व्हेन आप ए को सी के कांटेक्ट में लाते हो, आपने क्या किया, ए और सी को आप कांटेक्ट में लाए, दिस इज ए एंड दिस इज सी। तो जैसे देखो, एक खाली गिलास है और एक भरा गिलास है, दोनों को अगर आप एक साथ लेकर के आओगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, लेवल सेम हो जाएगा, दोनों में हाफ हाफ चला जाएगा। तो अब कहोगे कि ए के ऊपर इफ दिस इज ए, यहां पे चार्ज Q2 हो जाएगा और आपका ये तो B है, दिस इज B, यहां पे Q है और अब मेरे पास यहां पे C हो गया, इसके पास चार्ज हो गया Q/2। अब हम दूसरे केस में क्या कर रहे हैं कि मैं B एंड C को कांटेक्ट में ला रहा हूं, दिस इज B एंड दिस इज C। अब हमने इसको B को C के साथ कांटेक्ट में लाया, अब इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज Q/2 है, तो टोटल चार्ज आपका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू Q प्लस Q/2 विच इज इक्वल टू 3Q/2। टोटल चार्ज मेरे पास आ गया यहां पे 3Q/2। अब इसका हाफ इसमें और इसका हाफ इसमें, तो अब मैं कहूंगा कि अब ए के पास मेरे पास चार्ज हो गया Q/2, बी के पास मेरे पास चार्ज हो गया 3Q/4। ओके, एंड सी के पास भी हो गया मेरे पास 3Q/4। नाउ व्हाट इज द फोर्स बिटवीन ए एंड बी? नाउ द फोर्स बिटवीन ए एंड बी F dash, which can be written as K into Q/2 into 3Q/2 R square. This can be written as 3 into F Q square upon R square, which is equal to 3/8F। अब आप कहोगे तो दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आता है, आप इसको कंसेप्ट को समझोगे, कैसे हम लोग यहां से एक दूसरे के साथ यहां पर अगर ये आते हैं, इनका चार्ज एक दूसरे में कैसे जाता है, तो इस तरह से आप कहेंगे कि जब पहले ए को कांटेक्ट में लाएंगे, फिर बी को सी के कांटेक्ट में लाएंगे, फिर सेपरेट कर देंगे, तो ए एंड बी के बीच में जो फोर्स हो जाएगा
दैट फोर्स इज इक्वल टू 3/8/f। ओके, ये फोर्स मेरे पास हो गया 3/8/f। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा, ठीक है, कि 3 चार्जेस है, ओके, कि मेरे पास अगर 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, बताओ, इसके ऊपर चार्ज है मेरे पास 6 माइक्रोकूलम प्लस, और इसके पास है मेरे पास -2 माइक्रोकूलम। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो एक के पास 6 माइक्रोकूलम हो गया और बी के पास 2 माइक्रोकूलम हो गया। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? यस, सही कहा, आप लोग ने सही कहा कि चूंकि दोनों का नेचर अपोजिट है, देयरफॉर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इस दोनों को कांटेक्ट में लाता हूं, और इस दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद अगर मैं फिर इस दोनों को सेपरेट कर दूंगा, तो अब इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? तो अगर आप इस दोनों को लाओगे तो अब ये आपके पास ए हो गया, यहां पे आपके पास बी हो गया, तो अब आपके पास हो जाएगा कि 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। तो अब क्या देखोगे, इस दोनों में अगर आप लेकर के देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम और यहां पे भी हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम। अब इस दोनों पे प्लस चार्ज आ गया। अब क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कांटेक्ट में ला देते तब हम लोग कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, आप इसको याद रखिएगा। ये सब काफी बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो, अब हम यहां तक इसको कर लेते हैं। कभी कभी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कि अगर ये कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे हमने कह दिया कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बी सी हो गया। यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है, यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है, यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है, ए बी सी। इसके साइड के लेंथ को अगर हम एल कर देते हैं, ठीक है, कि 3 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। आपको यहां पे दिया तो कह देगा कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एट वन ऑफ द वर्टेक्स, या कहेगा कि रिजल्टेंट फोर्स एट वर्टेक्स ए, और आपको ऑप्शन में दे देगा पैरेलल टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी, पैरेलल टू बी सी, और परपेंडिकुलर टू बी सी। नाउ दिस 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आप क्विकली कैसे करोगे, काफी शॉर्ट टाइम में आप इसको कैसे करेंगे? तो देखो, इसके ऊपर फोर्स लगेगा F1, इसको आपने कह दिया दिस इज F1। इसके ऊपर फोर्स लगेगा F2, ओके, दिस इज F2। तो एक F1 हो गया, दूसरा आपका F2 हो गया, कि F1 और F2 यहां पे अगर ये दो फोर्सेस हो गए, तो F1 और F2 अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया तो इसका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। तो अब यहां से हम लोग कह सकते हैं एफ आर, कि रिजल्टेंट फोर्स जो मेरा यहां पे हो जाएगा एफ आर, दैट इज, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? दिस इज बी सी। ओके, यस, हम लोग कहेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी सी।
ठीक है। यही क्वेश्चन में अगर मेरे पास किसी एक चार्ज को माइनस कह दिया कि यहां पे अगर माइनस हो गया, तो अगर यहां पे माइनस हो जाता है तो अब बताना है कि आपको यहां पे, अब ऑप्शन सेम है, क्या होगा नेट फोर्स का डायरेक्शन। तो जैसे देखो, ये तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। तो अगर ये माइनस हो जाता है तो इसके केस में हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे जो रिजल्टेंट जो फोर्स हो जाएगा इस तरह से। तो इसमें काफी टाइप्स के क्वेश्चन है, हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आपको इससे रिलेटेड और भी। अब जैसे देखिएगा कि कभी कभी इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है, नहीं कि अगर कोई दो बॉल है और वो एक मास के थ्रू हैंगिंग है, तो आपको उसमें से बताना है कि इक्विलिब्रियम में अगर है तो इनके ऊपर चार्ज कितना होगा। या अगर आप पास दिया हुआ होगा तो आप कह सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम में है तो इनके ऊपर चार्ज निकालिए, या कितने एंगल से ये सब एक दूसरे के साथ अगर है। तो जैसे देखो, एक इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन होता है जो आप इसको सिस्टमेटिक वे में कभी भी अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को करोगे तो मैं बताता हूं कि उसका बेसिक सीखो कि कंसेप्ट क्या है। आप जानते हैं इंट्रेंस वगैरह में तो क्वेश्चन वही आते हैं जो नए होते हैं, तो नए क्वेश्चंस को करने के लिए होता क्या है कि आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि मेरे पास दो ब्लॉक हैं, एक पॉइंट से दोनों हैंगिंग है, दोनों का लेंथ सेम है। अगर मेरे पास यहां से ये है, हमने कह दिया ओके, यहां पे अगर ये सस्पेंडेड है, इसका मास अगर m है और इसका भी मास m है, इसके ऊपर चार्ज q1 है और इसके ऊपर चार्ज q2 है। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों के चार्ज सेम है, अगर स्ट्रिंग के लेंथ को L ले लेते हैं और मैं यहां से कंसीडर कर लूं कि ये एंगल अगर ये थीटा बना रहे हैं दोनों जो है, तो अगर ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो बताइए कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। ओके, टेंशन निकालने के लिए कह देगा। तो सबके लिए एक बेसिक होता है, जैसे देखो ग्रेविटी की वजह से mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसका भी mg आपका डाउनवर्ड ऐसे एक्ट करेगा, यहां पे टेंशन T हो गया, यहां पे भी टेंशन T हो गया। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो अब मैं कहूंगा इसमें टेंशन अगर T है, ये एंगल अगर थीटा है, तो इधर हो जाएगा T cos थीटा और इधर हो जाएगा T sin थीटा। अगर मैं यहां से इसमें से लेकर के देखूंगा तो इधर हो जाएगा T cos थीटा और इधर हो जाएगा मेरा T sin थीटा, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये L होगा। अब तुम कह सकते हो कि ये थीटा है, तो इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा 2L sin थीटा। ओके, आप सिंपली कह सकते हैं कि यहां से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमेट्री से आप कह सकते हैं कि जस्ट इसके डबल होगा। तो इस तरह से आप यहां से कहोगे कि मेरे पास हो गया, जैसे इस पॉइंट को अगर हमने O कह दिया, ये A है, ये B है और ये C है, तो मैं कह सकता हूं कि इन ट्रायंगल ABC में साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी AC अपॉन OA, ठीक है, और OA की वैल्यू L है, तो AOA की वैल्यू L है, तो हम लिखेंगे AC अपॉन L, देयरफॉर AC इज इक्वल टू L sin थीटा। तो इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया। तो अब इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, आप इसको लिखोगे K
क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा होल स्क्वायर, या एप्सिलॉन नॉट वगैरह की अगर आप इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से मेरे पास यहां से आ जाएगा। अगर आप इसके इक्विलिब्रियम को कंसीडर करोगे, तो जब आप इसके इक्विलिब्रियम को कंसीडर करेंगे तो आप लिखोगे कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा विच इज इक्वल टू f, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन दिस। तो ये मेरे पास इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आप इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट कर दो। तो जब आप इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट यहां से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg, या आप यहां से लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा अंडर रूट। दिस कैन बी रिटन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। तो इस तरह से हम यहां से कहेंगे कि पास यहां से ये हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अब यहां तक तो ये हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास अगर न्यूमेरिकल में आ जाता है तो 3-4 मार्क्स में आपके पास आएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि अगर इस टोटल सिस्टम को, अगर मैं ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को अगर मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा, तो अगर आप ऊपर लेकर के जाओगे तो g की वैल्यू कम हो जाएगी। g की वैल्यू कम होने का मतलब होगा कि आप यहां से कह सकते हैं कि g की वैल्यू अगर कम होने का मतलब ये होगा कि आपका थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर अर्थ के अंदर जाएंगे तब भी आपका थीटा इंक्रीज करेगा। ओके हाँ, यही अगर हम लोग आपको अगर हम स्पेस में लेकर के चले जाएंगे, तो अगर मैं स्पेस में लेकर के चला जाऊंगा तो अब मैं देखूंगा कि वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये दोनों स्ट्रिंग ये आपका क्या हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज ए सेंट्रल फोर्स। तो अब ये सेंट्रल फोर्स है, तो अब ये दोनों स्ट्रिंग आपका ऐसे हो जाएगा, यानी दोनों के बीच का एंगल जो हो जाएगा ये आपका पाई हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि कभी भी अगर तो यहां तक तो स्कूल में चल जाएगा, बट नीट में, जेई मेंस में या जेई एडवांस वगैरह में आएगा तो अब आपके पास यहां से कह देगा कि व्हेन इस सिस्टम को अगर मैं एक ग्रेविटी फ्री हॉल में लेकर के चला जाता हूं, अगर इस सिस्टम को मैं वहां लेकर के चला गया जहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो उस पॉइंट्स पे आप कहोगे, सीधा हमने लिखवाया है कि इट इज ए सेंट्रल फोर्स, देयरफॉर इसके बीच का एंगल जो हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहां तक ये हो गया हम लोगों का। तो कूलम्स लॉ में हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन वगैरह देखा, हमने आपको बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों की क्लास होगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, हम लोग शुरू करेंगे लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले हम लोग अभी देखेंगे इसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो प्लीज आज जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, आप इसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स आप इसको प्रैक्टिस करो। दीज क्वेश्चन जो है काफी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और इसी से काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एराइज होते हैं।
तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप काफ़ी इंजॉय किए हैं। आपको अगर फ़ायदा हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं और आपने अगर मेरा वीडियो देखना शुरू किया है, मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आप अपने फ्रेंड्स में, गांव में जो भी लोग हैं चाहते हैं कि उनको भी अगर फ़ायदा हो, तो प्लीज़ आप उसके बीच में शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक दूसरे लेक्चर्स के लिए मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।